मैं डॉक्टर शारदा कुमारी महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम उपशास्त्री द्वितीय खंड के लिए बर्नियर द्वारा कृषकों की गरीबी का जो वर्णन प्रस्तुत किया गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। हमने फ्रांसिस बर्नियर को पढ़ा है, जो मुग़ल काल के दौरान जो है वो भारत की यात्रा पे आया था और उसने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है और उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज उसने कृषकों की दशा का जो वर्णन प्रस्तुत किया है उस पे हम चर्चा करेंगे। कहाँ तक उसका वर्णन सत्य पर दिखाई देता है या उसमें कुछ असत्यता भी है, या फिर वो एक यूरोपियन होने के नाते अपने आप को या यूरोप को सर्वश्रेष्ठ समझता था और भारत को जो है वो थोड़ा सा नीचे समझता था। यहाँ कृषकों की स्थिति का जो उन्होंने विवरण दिया है उसमें हम चर्चा करें। वह बताता है कि हिंदुस्तान के साम्राज्य के विशाल ग्रामीण अंचलों में से कई केवल रेतीली भूमियाँ एवं बंजर पर्वत ही हैं। यहाँ की खेती अच्छी नहीं है और इन इलाकों की आबादी भी कम है। जहाँ रेतीली भूमियाँ हैं और बंजर पर्वत है वहाँ तो खेती अच्छी नहीं है और वहाँ आबादी भी कम है। इस बात की वो जानकारी लेता है। यहाँ तक कि कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह जाता है और जो कृषि योग्य भूमि है वो श्रमिकों के अभाव के कारण जो है वो कृषि विहीन रहता है। इनमें से कई श्रमिक गवर्नरों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के फलस्वरूप मर जाते हैं। गरीब लोग जब अपने लोभी स्वामियों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं तो उन्हें न केवल जीवन निर्वहन के साधनों से वंचित कर दिया जाता है, बल्कि उन्हें अपने बच्चों से भी हाथ धोना पड़ता है, जिन्हें दास बनाकर ले जाया जाता है। इस प्रकार ऐसा होता है कि अत्यंत निरंकुशता से तंग आकर कृषक गांव छोड़कर चले जाते हैं। इस स्थिति का उसने वर्णन किया है कि जो है अपने स्वामियों के शोषण के कारण जो गरीब वर्ग है अपने स्वामियों की मांगों की पूर्ति करने में असमर्थ होते हैं, तो उन्हें जो है जीवन निर्वहन के साधनों से वंचित होना पड़ जाता है और उनके बच्चों को भी जो है इसकी सज़ा मिलती है और इस तरह से कई जो कृषक हैं वो गांव छोड़ कर के ही चले जाते हैं। बर्नियर भारत में कृषकों की इस गरीबी एवं दयनीय दशा के लिए भूमि पर राज्य के स्वामित्व की प्रथा को दोषी मानता है। उसका मानना है कि भूमि पर जो राज्य का स्वामित्व है वही इस सब की जड़ है। साथ ही वह बताता है कि यूरोप में निजी स्वामित्व एवं भारत के बीच भिन्नताओं के बिंदुओं में सर्वप्रमुख था कि यूरोप में निजी स्वामित्व एवं भारत में निजी स्वामित्व का अभाव। यूरोप में कृषकों के निजी स्वामित्व में भूमि होती है जबकि भारत में ऐसा नहीं है। ये ऐसा उसका मानना था कि भारत में निजी स्वामित्व के अभाव के कारण कृषकों की इस तरह की दशा है। बर्नियर भू स्वामित्व के फायदे पर प्रकाश डालते हुए बताता है कि यदि कृषक भूमि का स्वामी होगा तो उत्पादन में बढ़ोतरी का प्रयास करेगा। इससे एक बेहतर भूमि स्वामी कृषकों का वर्ग तैयार होगा जो भूमि का रख रखाव एवं उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए प्रयासरत रहेगा। उसका ऐसा मानना है कि कृषक के अंडर हैंड में भूमि रहने के कारण कृषक जो है उसे अपनी भूमि समझकर उसमें उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए जो है अपने क्षमता से अधिक श्रम भी वो कर सकता है, उसकी रख रखाव करेगा और इसके कारण जो है वो उत्पादन में वृद्धि होगी। पश्चिमी यूरोप में भूमि स्वामित्व के कारण ही एक बेहतर भूधारक वर्ग अस्तित्व में है, ये बर्नियर का कहना था। यहाँ बर्नियर यूरोप के शासकों को अपने विवरणों द्वारा एक चेतावनी भी देता है कि यदि उन्होंने भूमि पर राजकीय स्वामित्व स्थापित करने के मुगल ढांचे के अनुरूप प्रयास भी किया तो वे जल्दी ही रेगिस्तान तथा निर्जन स्थानों के भिखारियों तथा क्रूर लोगों के राजा बनकर रह जाएंगे। बर्नियर अपने विवरण में ये बात कहता है कि यूरोप के शासक यदि इस तरह से भारत में जो मुगल शासकों का जो रवैया है, जो भूमि पर उन्होंने अपना राजकीय स्वामित्व स्थापित कर रखा है, अगर यूरोप में ऐसा होता है तो फिर यूरोप के शासक जो है वो परेशानी में पड़ेंगे, वहाँ का प्रशासन परेशानी में पड़ेगा
और वो निर्जन स्थानों के, रेगिस्तान के भिखारियों तथा क्रूर लोगों के राजा बनकर रह जाएंगे। और फिर वो आगे लिखता है कि हम उन महान शहरों और नगरों को खराब हवा के कारण न रहने योग्य अवस्था में पाएंगे तथा विनाश की स्थिति में जिनके जीर्णोद्धार की किसी को चिंता नहीं। अर्थात तब यूरोप का विनाश हो जाएगा, उसके नगरों का विनाश हो जाएगा, ऐसा उसने कहा है। इस कथन में बर्नियर अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय लोगों को भिखारी एवं क्रूर कहता है और वह भारत के शासन की एक तरह से बुराई करता है। और इसका एकमात्र कारण उसके मन में ये है कि वह राजकीय भूमि जो है वो शासकों के संपर्क स्वामित्व में होने के कारण को ही वो इसका प्रमुख बताता है, इसकी जड़ को वह बताता है। अब हम जब उस समय के तत्युगीन इतिहासकार अबुल फजल के अकबरनामा एवं आईने अकबरी का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि बर्नियर जो है वो विशुद्धतः पूरी तरह से सत्य नहीं जान रहा था। उसके कथन में कुछ असत्यता प्रतीत होती है। हो सकता है कि उसको जानकारी का अभाव रहा हो। वह राज्य के अधिकार की भूमि को खालसा भूमि कहता है, जो कि अधिक नहीं थी। ऐसा नहीं था कि राज्य की समूचे भूमि पे सिर्फ शासक का ही अधिकार, मुगल शासकों का ही अधिकार था। उसमें कृषकों की स्थिति जो है अन्य अकबरी में अच्छी बताई गई है और राज्य ही भूमि का एकमात्र स्वामी नहीं था। कृषकों की हितों की रक्षा हेतु अकबर स्वयं गांव में जाकर भू राजस्व व्यवस्था का निरीक्षण करता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसने राजा टोडरमल को नियुक्त कर रखा था ताकि भू राजस्व की जो व्यवस्था है वो कृषकों के लिए भी फायदेमंद हो और शासकों के लिए भी कृषकों का शोषण न हो। इसके लिए उसने जो है भू राजस्व व्यवस्था में एक तरह से प्रयोग भी किया था। तो हमें बर्नियर के विवरणों का जो है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक विभिन्न साक्ष्यों का अनुप्रयोग करते हुए उसका उपयोग करना चाहिए। जो एक इतिहास का विद्यार्थी है वो बर्नियर के कथन को पूरी तरह से सत्य मानकर सिर्फ उसी पे विश्वास नहीं कर लेना है, बल्कि जो अन्य जब हम लिखेंगे उसको इस पॉइंट पर इतिहास लिखना प्रारंभ करें तो हम अन्य साक्ष्यों का भी उपयोग करें। और चूँकि एक इतिहासकार से केवल एक ही साक्ष्य पे जो है वो निर्भर नहीं रहता है, वो बहुत सारे साक्ष्यों का प्रयोग तो करता ही है, लेकिन जैसा कि मानना है कि जो यूरोपीय यात्री हैं और उन्होंने किसी शासक के दबाव में आकर के नहीं बल्कि अपने अनुभवों को अपने देश में जाकर के उन्होंने लिखा, तो उन पे ज़्यादा विश्वास किया जाता है। लेकिन फ्रांसिस बर्नियर के बिहेवियर में, इसके स्वभाव में हम देखते हैं कि ये अपने आप को या फिर यूरोपीय लोगों को भारत से सर्वश्रेष्ठ मानता था और जो कुछ सर्वश्रेष्ठ बातें भी उसको भारत में दिखाई देती थी, अच्छी बातें भी, तो वो यूरोप से तुलना करके और एक तरह से करता था कि नहीं, भारतीय जो है यूरोपियों की नकल कर रहे हैं। और मन में और दिमाग में ये बात होते हुए भी कि यहाँ ये वस्तु सर्वश्रेष्ठ है या फिर ये भारत के कारीगर कुशल हैं, लेकिन वो उस तरह से खुल करके उनकी प्रशंसा नहीं कर पाता है। तो फ्रांसिस बर्नियर के साक्ष्य को, उसके विवरणों को हमें बहुत सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे हम इस चैप्टर का जो है वो एक कक्षा और आयोजित करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, जिसमें कि जो ये यात्री हैं उन्होंने महिलाओं की स्थिति का, जो जैसे इब्न बतूता था या फिर फ्रांसिस बर्नियर या ट्रेवेर्नियर या अल्बेर्नी, जो लोग यहाँ आए थे, उन्होंने जो भारत में महिलाओं की स्थिति का वर्णन किया है, उस पर हम अगली कक्षा में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, हम अगली चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।